नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के द हिंदू एनालिसिस में। और आप सभी जानते हैं हम डेली जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होते हैं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से उसको कवर करते हैं। तो चलिए सेशन के अंत तक सत्र में बने रहिए और जो महत्वपूर्ण समाचार हैं, महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उसको आपके लिए हम कवर करेंगे। सबसे पहले आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, पहला जो न्यूज़ हमने कवर किया है, सेलेक्ट किया है, SC gives states UTs SC 3 months to set up online RTI portals। तो यहाँ पे ऑनलाइन RTI पोर्टल्स की स्थापना की बात है। आप लोग RTI से अवगत होंगे। RTI मीन्स राइट टू इंफॉर्मेशन, अर्थात सूचना का अधिकार। ठीक है, तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातें कही हैं, उसको हम कवर करते हैं, पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं यह हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए इसको हम पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, आई रिक्वेस्ट माय टेक्निकल टीम। या अब यहां पर आप देखिए, द सुप्रीम कोर्ट हैज डायरेक्टेड द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज टू सेट अप एंड ऑपरेशनलाइज ऑनलाइन राइट टू इंफॉर्मेशन पोर्टल्स विद इन 3 months टू एंश्योर ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस। देखो, आरटीआई की स्थापना क्यों की गई थी? आरटीआई अधिनियम जो अस्तित्व में आया था, राइट टू इंफॉर्मेशन आया था अस्तित्व में 2005 में आया था। ठीक है, आप सभी को पता होगा। तो 2005 में जो इसे लाया गया था, इसका उद्देश्य ये था कि शासन व्यवस्था जो है उसमें पारदर्शिता किस प्रकार से आए, जवाबदेही की भावना किस प्रकार से आए। मान लो आपने किसी सरकारी ऑफिस में किसी चीज़ को लेकर आवेदन दिया है, आप आवेदन की स्थिति जानना चाहते हैं, तो कई बार ये होता है कि आपको सही तरह से लिखित रूप में इसकी जानकारी प्रोवाइड नहीं कराई जाती है। तो उस संदर्भ में आपके पास विकल्प बचता है आरटीआई। ठीक है, आप आरटीआई के थ्रू ये काम कर सकते हैं। ठीक, तो वहीं पे आरटीआई की बात आती है। तो यहाँ पे कहा कि जो शासन है, ठीक है, उसमें जो ट्रांसपेरेंसी है, जो उसमें एक तरह से पारदर्शिता है, उसको सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य को, केंद्र शासित प्रदेश को, ठीक है, इस सब को क्या कहा है, आदेश दिया है कि आप ऑनलाइन राइट टू इंफॉर्मेशन पोर्टल स्थापित कीजिए और उसे यूज में लाइए, संचालन में लाइए। टॉप कोर्ट, देखो टॉप कोर्ट जो है लिखा हुआ है, टॉप कोर्ट मीन्स क्या? टॉप कोर्ट मीन्स उच्चतम न्यायालय। टॉप कोर्ट गेव द सेम 3 months टाइम टू रजिस्ट्रार जनरल्स ऑफ स्टेट हाई कोर्ट। देखो, जहाँ तक स्टेट हाई कोर्ट्स की बात है उसे भी यहाँ पे टाइम दिया गया है। ठीक है, उसे भी यहाँ पे 3 महीने का टाइम दिया गया है। रजिस्ट्रार जनरल जो है स्टेट हाई कोर्ट्स के जो हैं, कि वो भी ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल्स अपने रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट, संबंधित हाई कोर्ट में और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जिला न्यायालय में स्थापित करें। ठीक है, तो ये जो मामला आया, रिसेंट ऑर्डर जो आया जिसमें उच्चतम न्यायालय ने ये टिप्पणी की, ये जानकारी दी, ये बात कही, वो कैसे आया? आप समझो कि DY चंद्रचूड़ जो हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, तो उनकी, है ना, उनके नेतृत्व में एक बेंच ने ये फैसला सुनाया। तो ये फैसला कैसे सुनाया? एक पिटीशन फाइल की गई थी प्रवासी लीगल सेल के द्वारा। ठीक है, जिसको रिप्रेजेंट कर रहे थे एक एडवोकेट जोसे अब्राहम। ठीक है, तो उस मामले में ये निर्णय दिया गया है। ठीक, आप बात को समझ रहे होंगे, आशा किया जाए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जैसे आगे बताया गया है कि देखो 2005 में मैंने बताया कि देखो राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है, जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 है, उसकी धारा जो है सेक्शन 61, वो इंश्योर करती है, वो सुनिश्चित करती है, ठीक है, उससे क्या सुनिश्चित करती है कि जो सूचना पाने वाला व्यक्ति है उसको इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आवेदन करने का मौका दिया जाए, वो वैधानिक अधिकार है। हालांकि अभी क्या स्थिति है, कई सारे जो उच्च न्यायालय हैं और अधिकांश मोस्ट ऑफ द जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, जिला अदालतें हैं, वो ऑनलाइन आरटीआई पर विचार नहीं करती हैं, केवल भौतिक फिजिकल आरटीआई एप्लीकेशन को देखती हैं, जो कि सही नहीं है। तो उस संदर्भ में ये निर्णय दिया गया। इससे क्या होगा? इससे पारदर्शिता आएगी और सही तरह से ये चलेगा। ठीक है, अब देखो, अभी मैंने बताया आपको 2005 में ये कानून अस्तित्व में आया था। 17 साल के बाद भी ऑनलाइन वेब पोर्टल जो है कई सारे उच्च न्यायालयों में भी चालू किए जाने हैं। ठीक है, तो कुछ जैसे बेंच ने ये भी कहा कि MP हो गया, ओडिशा, दिल्ली, ऐसे कुछ हाई कोर्ट्स हैं जहां ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल स्थापित किए गए हैं, बाकी में किए जाने हैं। ठीक है, तो इस पर जोर दिया गया है। तो आशा है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए, ठीक है, अब हम क्या करते हैं, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। देखो यहाँ पे केबल ब्रिज है। ठीक है, केबल स्टेट रेलवे ब्रिज। देखो, रेलवे ब्रिज जानते हो ना, रेलवे पुल। आप सभी रेलवे की यात्रा तो जरूर करते होंगे। तो रेलवे की जो यात्रा करते हैं हम,
तो रेलवे के जो पुल होते हैं, तो ये पुल स्पेशल है। ये कैसे स्पेशल है ये पुल? ये है केबल स्टेड ब्रिज है, मतलब ये केबल से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब देखो केबल से जुड़ा हुआ है तो क्या इसमें होगा, यहाँ पे देखो कि ये जो पुल है ना, ये मतलब जल्दी ही चालू होगा, ठीक है। तो मई तक लगभग एक्सपेक्टेड है। पहला जो केबल स्टेड रेलवे ब्रिज होगा भारत का, और जम्मू से करीब 80 किलोमीटर दूर बन रहा है ये पुल, ठीक है। तो और ये उधमपुर जो है वहाँ पे, उसको श्रीनगर के रास्ते बारामूला से जोड़ेगा, ठीक है। वो जो 326 किलोमीटर लंबी रेल लाइन है उसका एक पार्ट है, ठीक है। मतलब और ये नज़दीक होने के बिल्कुल करीब है, पूरा होने के बिल्कुल करीब है, जल्दी ही ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। और उससे सबसे बड़ी बात इसमें क्या है कि इसको बनाने में 20 साल लगे हैं, ठीक है। और जो डिलेड जो कंस्ट्रक्शन है इसका, इस पुल का, ये भी एक बड़ी बाधा रही है, जल्दी से इसको काम को पूरा नहीं किया जा सका। लेकिन इससे क्या होगा, ये पहला जो केबल ब्रिज है ये क्या करेगा, जम्मू जो मतलब एक क्रूशियल लिंक होगा, है ना, कश्मीर वैली और रेस्ट ऑफ इंडिया के बीच में, मतलब कश्मीर घाटी और बाकी भारत के क्षेत्रों को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण लिंक होगा, और डेफिनेटली इसका बहुत महत्व होता है, ठीक है। आशा है कि आप इसे समझ पा रहे होंगे। चलिए दूसरी बात ये समझिए कि इसकी डेडलाइन जो थी पहले 2017 में पूरा होने की थी, 2022 में फिर बनी, और अभी अब 23 में ये पूरा होगी। 400 करोड़ की परियोजना है, भारत का पहला केबल स्टेड रेलवे ब्रिज है यह, ठीक है। आपको इमेज में दिख रहा होगा, ठीक है ना। और दूसरी बात कि ये जो है मतलब बाय फर्स्ट वीक ऑफ मई जो है ये इसका मतलब इसको लॉन्च किया जाएगा, ये वर्क में आएगा, ठीक है। और दूसरी बात ये जानकारी जो है वो यहाँ के सीनियर ऑफिशियल ने प्रोवाइड कराई है, और इसमें जो बताया गया है कि ये जो पुल है, ठीक है, ये है और लार्ज वर्टिकल टावर लाइक स्ट्रक्चर, ये बिल्कुल टावर की तरह मतलब बहुत बड़ा है, आपको दिख रहा है। सोअरिंग 1086 फीट फ्रॉम द रिवर बेड, जो नदी का तल है ना उससे 1086 है ना फीट ऊपर है, ठीक है। आप ये समझिए कि 77 मंजिला बिल्डिंग के बराबर है ना। उसकी ऊंचाई कितनी है, सिमिलर टू हाइट ऑफ 77 स्टोरी बिल्डिंग, है ना। 77 मंजिल आप लोग जानते हैं, 77 उतनी हाइट है इसकी, ठीक। सराउंडेड ऑन बोथ साइड्स बाय माउंटेन पीक्स, इसके दोनों साइड क्या है, पहाड़ों की चोटियां हैं। द कंस्ट्रक्शन साइट इज सब्जेक्ट टू फॉलोइंग गस्टी विंड्स, वहाँ हवाएं भी काफ़ी तेज चलते हैं, वहाँ जो खतरनाक तेज हवाएं चलती है ना उसके कारण भी इस प्रोजेक्ट में कुछ हद तक देरी हुई है, ठीक। तो ये सब बातें हैं। दूसरी बात कि ये जो है ब्रिज बन जाएगा तो इससे क्या होगा, ये सिंगल ब्रॉड गॉज ट्रैक होगा फॉर रोड ट्रेन के लिए, जो जम्मू से बारामूला जाएंगी, और बारामूला जाएंगी श्रीनगर से होते हुए, जो कि 326 किलोमीटर की रेलवे लाइन है, उसका ये पार्ट है, ठीक है। चलो दूसरी बात कि जो ये जो पुल बनी है, ठीक है, ये करीब महत्वपूर्ण कदम है, ठीक है। और दूसरी बात कि अब देखो ये पुल बनाने की जो बात है ना, ये सबसे पहले उठी थी, मतलब इस चर्चा हुई थी, परिकल्पना की गई थी 2002 की बात है ना, जब भारत में जो बीजेपी के जो अटल बिहारी है ना, भूतपूर्व प्रधानमंत्री जो हमारे रहे, दिवंगत प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनकी सरकार थी, ठीक है। और इस समय इसे नेशनल प्रोजेक्ट डिक्लेयर किया गया था इस पुल को, ठीक है। और उसके बाद उसके ये जो है आगे इस पर बात बढ़ी, पॉलिटिकल एनवायरमेंटल चैलेंजेस भी आई। अब देखो ये जो है ना, ये जो पुल है, ठीक है, इसमें कई तरह के मामले विवाद भी रहे इस तरह से। और दूसरी बात इसका जो बॉर्डर एरिया है ये है सुचेतगढ़, जो कि यहाँ से 92 किलोमीटर दूर है रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट से। इससे पॉलिटिकली सेंसिटिव मतलब राजनीतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र बनाता है जो इस पुल की अवस्थिति है, क्योंकि यहाँ से 92 किलोमीटर का बॉर्डर एरिया है। दूसरी बात कि इसमें कई तरह के रीजन्स थे, पुलवामा अटैक हुआ था, उसके बाद कोविड-19 की घटना, कोविड-19 आ गया था, इस वजह से भी काफ़ी इस समय देरी हुई है, ठीक है। लेकिन ये है कि भारत के लिए काफ़ी अच्छा ये है कि एक तरह से देखो कंस्ट्रक्शन होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर जुड़ेंगे हम वहाँ से, ठीक है, निर्बाध आवागमन सुनिश्चित होगा, और भारत का पहला केबल स्टेड रेलवे ब्रिज है, ठीक है। ऐसी कई सारी विशेषताएँ हैं, ठीक है, तो मैंने आपको बता दी। चलो आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर।
ठीक। इनएडिक्वेट स्लीप इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ फैटी लिवर डिजीज। देखो सबसे बड़ी बात है, हम कहते हैं कि हमें पर्याप्त सोना चाहिए, पर्याप्त अवधि देना चाहिए, पर्याप्त समय देना चाहिए विश्राम करने पर, सोने पर। अब देखो क्यों आवश्यकता है, यहाँ लिखा हुआ है कि जो अपर्याप्त नींद है, अगर नींद आप पूरी नहीं लेते हैं तो उससे क्या होगा, आपको फैटी लीवर डिजीज का खतरा बढ़ जाएगा, उसके खतरे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा समझते हैं आखिर यहाँ पर ये बात क्यों कही गई है। ठीक है, इसके पीछे जो कारण है वो क्या है, तथ्य क्या है, निहित क्या है। देखो आपको कम से कम है ना, विद एवरी 1 आवर डिक्रीजेज इन स्लीप टाइम फ्रॉम द रिकमेंडेड 7-8 आवर्स द रिस्क ऑफ फैट डिपोजिशन इन द लीवर इंक्रीज बाय 24%। बात यहाँ पर ये है कि रिकमेंडेड टाइम जो है सोने का वो 7 से 8 घंटे का है। ठीक है, और 7 से 8 घंटे आप अगर नहीं सोएंगे, उसमें अगर हर एक घंटे की जो कमी आती है उससे क्या होगा, आपका जो लीवर में फैट का जमा होना है वो 24% तक बढ़ जाएगा। ठीक है, लीवर आपका फैटी हो जाएगा, लीवर में सूजन आ जाएगा। ठीक है, वसा की मात्रा बढ़ जाएगी। 2018 की बात है। ठीक है, उसमें यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट स्कूल ऑफ मेडिसिन टोक्यो जापान में परफॉर्म द स्लीप डेप्रीवेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन अ लैब। देखो लैब माइस पर, लैब में चूहों पर ना एक प्रयोग किया गया, उसमें चूहों पर नींद की कमी का प्रयोग किया। देखो चूहे जो है आमतौर पर दिन में 12 घंटे सोते हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 12 आवर्स की नींद उन्हें चाहिए किसी भी हालत में। ठीक है, वो लगभग सोते हैं। और क्या किया गया कि चूहों के नींद को कम कर दिया गया। ठीक है, चूहों पर एक जेंटल हैंडलिंग मेथड का यूज किया गया और इससे चूहों की नींद क्या हो गई, कम हो गई। उससे क्या होगा, चूहे दिन में करीब 6 घंटे ही सो सके। और उससे क्या हो गया, जब चूहों को नींद नहीं आई तो उनमें जो लीवर वसा की मात्रा है वो दूसरे चूहों के तुलना में क्या हो गया, वो बढ़ गई। ठीक है, जो सो नहीं पाए उनमें ये बढ़ गई। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर फिर क्या हुआ, चूहों पर जो प्रयोग है उसके 3 साल बाद फिर हुआ, जहाँ पे चाइनीज रिसर्चर जो है, चीन के रिसर्चर्स ने, ठीक है, शिनजियांग मेडिकल यूनिवर्सिटी में क्या किया, वो एक कदम आगे बढ़े और उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, चूहों को ना बिल्कुल नहीं सोने दिया, काफ़ी हद तक नहीं सोने दिया गया। उससे क्या हो गया, चूहों को ना इंसोमेनाइस हो गया, लीवर एंजाइम्स ब्लड एंड लीवर फैट इंक्रीज सब्सटेंसली। जो लीवर एंजाइम है, ब्लड और लीवर फैट जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ा। ठीक है, चूहों को जो उन्होंने सोने नहीं दिया। ठीक है, अनिंद्रा उन्हें एक तरह से हो गई, अनिंद्रा की शिकायत हो गई। ठीक है, और दूसरी बात कि नन ऑफ द चेंजेज वर नोटेबल अमॉन्ग दैट्स वर अलाउड टू स्लीप विदाउट डिस्ट्रैक्शन। और ऐसे चूहे जिन्हें सोने दिया गया उनमें ऐसी कोई समस्या नहीं देखी गई। मतलब जिन चूहों को सोने नहीं दिया गया काफ़ी हद तक उनमें काफ़ी विपरीत स्थिति देखी गई। ठीक है, अभी मैंने बताया जो कि लीवर एंजाइम है, ब्लड है, लीवर फैट है, काफ़ी बढ़ गए। लेकिन जो चूहे आराम कर रहे थे, रेस्ट कर रहे थे, उनमें ऐसी किसी भी तरह की स्थिति नहीं देखी गई। चलो अब हम समझते हैं कि दूसरी बात कि चिकित्सा विज्ञान में बात आप ये देखो, एक अलग कहानी देखो। यूरोप के लगभग 55,500 लोगों पर एक अध्ययन किया गया, उसमें से पता ये चला जो लोग दिन में या मतलब ये कहता हूँ कि 24 घंटे में 7 से 8.5 घंटे सोते थे, उनकी जो जीवन प्रत्याशा थी, मतलब जीवन जीने की दर थी, वो उन लोगों की तुलना में अधिक थी जो 7 घंटे से कम सोते थे। मतलब आपके लिए 7 से 8.5 घंटे की नींद क्या है, काफ़ी ज़रूरी है, आपको सोना ही चाहिए। दूसरी बात कि अगर मान लो आप सही से प्रॉपरली सोते हो तो क्या है, आपकी जो नींद है वो अच्छी होगी और आपका जो बॉडी है वो अच्छे से काम करेगा। ठीक है, और दूसरी बात कि नींद जो है ना वो हमारे जीवन का महत्वपूर्ण कार्य है और जीवन काल का लगभग 1/3 हिस्सा जो है वो नींद में जाता है। और दूसरी बात कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि मस्तिष्क ना आराम करता है नींद के टाइम में, लेकिन ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। नींद के टाइम में मस्तिष्क आराम नहीं करता। ठीक है, वो आपके बॉडी पर काम करता है, वो कई सारी ऐसी गतिविधियों में लगा होता है जो कि आपके जीवन जीने में सहायक होती हैं। खासकर आपके लीवर को प्रभावित करने वाले जो आवश्यक गतिविधियां हैं उसमें लगा रहता है। ठीक है, और स्वस्थ नींद है उसकी जो कम से कम अल्पतम जो आवश्यक टाइम है ना, वो अवधि है, ड्यूरेशन है, वो 7 घंटे की है। ठीक, तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे वही है कि स्वस्थ नींद तो स्वस्थ जीवन। ठीक है, जो लोग रात में 6 घंटे से या फिर आप देखो, जैसे कि आप देखो कि 6 घंटे से कम सोते हैं उनकी नींद गुणवत्ता है लगातार खराब होती है, या दिन में से 1 घंटे से अधिक झपकी लेते हैं। ठीक है, अब देखो कि
कई तरह की समस्याएं आती हैं जो कि फिर उसका ट्रीटमेंट कराना आदि। तो स्वास्थ्य जो है ना उस पर हमें बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, और जो फैटी लिवर डिजीज है या स्वास्थ्य संबंधी अन्य समस्याएं हैं उससे हमें बचना चाहिए। ठीक है, चलो फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं, देखते हैं अगला टॉपिक क्या है हमारे पास। वाई डिड इंडिया रिजेक्ट J&J's पेटेंट ऑन टीबी ड्रग। ठीक है, देखो अभी रिसेंट में एक डेवलपमेंट ये हुआ है कि भारत ने क्या किया है, जो जॉनसन एंड जॉनसन का पेटेंट था टीबी ड्रग पे, ठीक है, तो उसको मतलब रिजेक्ट कर दिया है। ठीक है, उसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। अब रिजेक्ट करने का ये है कि अब कई सारे लोग हैं जो कि टीबी जो बीमारी है, ट्यूबरकुलोसिस आप लोग जानते हैं, उस समस्या से पीड़ित हैं। और टीबी की दवा जो है काफ़ी महंगी आती है, क्योंकि उसका पेटेंट राइट जो है ना जॉनसन एंड जॉनसन के पास है। तो जॉनसन एंड जॉनसन ने क्या किया, अपनी दवा जो है, ठीक है, अब देखो ऑन मार्च 23 मार्च की बात है, इंडियन पेटेंट ऑफिस ने रिजेक्ट कर दिया एक एप्लीकेशन को। किसका एप्लीकेशन को, जो कि फार्मास्यूटिकल बड़ी कंपनी है जॉनसन एंड जॉनसन, उसके क्या है, तो उसने एप्लीकेशन डाला था कि उसके ड्रग जो है बेटाक्विलाइन है ना, बेटाक्विलाइन जो है, ठीक है, आप उसे बेटाक्विलाइन कह सकते हो, बेटाक्विलीन कह सकते हो। तो बेटाक्विलाइन जो ड्रग है ना, दवा जो है ना, वो चाहती थी जॉनसन एंड जॉनसन कि उसके पेटेंट को आगे बढ़ाया जाए, जुलाई 23 के बाद किया भी बढ़ाया जाए। तो देखो बेटाक्विलाइन क्या है, तो बेटाक्विलाइन एक ऐसी दवा है, ठीक है, मतलब जो टैबलेट में यूज होती है, उसका यूज होता है जो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है ना, उसको ट्रीट करने में, ठीक है, उसको ट्रीट करने में ये हेल्पफुल है। ठीक है, ये दवा मैंने दवा का जो नाम बताया टीबी का दवा जो है, ठीक है। अब दूसरी बात कि ये जो है, दिस ओपन्स द डोर फॉर ड्रग मैन्युफैक्चरर्स टू प्रोड्यूस जेनरिक वर्जन्स ऑफ बेटाक्विलाइन। अब देखो बेटाक्विलाइन है ना काफ़ी महंगी आती है, ठीक है, तो बेटाक्विलाइन जो है, अब क्या होगा, जब जॉनसन एंड जॉनसन का पेटेंट आगे रिन्यू नहीं होगा, जुलाई 23 से आगे पेटेंट इसका नहीं जाएगा, भारत सरकार का जो पेटेंट कार्यालय है, जो इंडियन पेटेंट ऑफिस है, उसने रिजेक्ट कर दिया इसका एप्लीकेशन को कि हम आपके पेटेंट को आगे नहीं बढ़ाएंगे। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जो भारतीय जेनरिक कंपनियां हैं, जेनरिक दवाएं जो बनाती हैं, अब वो कंपनियां इन दवाओं को बना सकेंगी, जो कि अब क्या होगा, अफोर्डेबल हो जाएगा, लोगों के लिए वहनीय हो जाएगा, लोग आसानी से इन दवाओं को खरीद पाएंगे, क्योंकि दवाओं का दाम काफ़ी सस्ता हो जाएगा, पहले की तुलना में काफ़ी सस्ता हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात कि जो इंडिया का गोल जो है टीबी को ख़त्म करना 2025 तक, उसमें ये काफ़ी सहायक होगा, क्योंकि लोग दवा खरीद पाएंगे समय पर दवा खा पाएंगे, ठीक है, क्योंकि दवा की कीमत में काफ़ी कमी आएगी, तो इससे भारत टीबी को ख़त्म करने में बिल्कुल सक्षम हो पाएगा। देखो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी क्या है, अभी मैंने चर्चा किया, ड्रग रेजिस्टेंट टीबी को ख़त्म करने में इसका यूज होता है। तो 2017 तक की बात है, ठीक है, एज ऑफ 2017। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या है, आपको हेडिंग में दिख रहा होगा, है ना, यहाँ बड़े बड़े अक्षरों में कि द पेटेंट लोअर, यहाँ देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो, द पेटेंट रिजेक्शन इज एक्सपेक्टेड टू लोअर द कॉस्ट ऑफ बेटाक्विलाइन बाय अप टू 80%। 80%, कोई छोटा आंकड़ा नहीं होता, ठीक है, 80% तक की कमी होगी, ठीक है, 80% तक की कमी हो जाएगी दवा में, है ना। मान लो 100 रुपये की दवा है ना, दवा हज़ारों में आती है, उसके दाम होते हैं, तो 80% तक कम हो जाएगा, 100 में 80 कम हो गया, है ना, तो काफ़ी कम हो जाएगा, तो जेनरिक बनने से काफ़ी कम हो जाएगा। अब देखो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी क्या है, आप समझो 2017 तक क्या है, भारत में जो जो दुनिया में जो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है, मल्टी, इंडिया अकाउंटेड फॉर अराउंड 1/4 ऑफ वर्ल्ड्स बर्डन ऑफ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट MDR टीबी एंड ऑफ एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंट XDR टीबी। मतलब दुनिया में जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है, MDR टीबी हैं के मामले हैं, और एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है ना, XDR टीबी के मामले हैं, उसका ना 1/4 इंडिया में था। 2017 की बात है, उसका 1/4 कहाँ था, इंडिया में था, जो कि बहुत ही बड़ा आंकड़ा है ना। ठीक, MDR टीबी जो है, उसमें रेजिस्ट ट्रीटमेंट बाय एटलीस्ट 2 फ्रंटलाइन ड्रग्स इन टीबी ट्रीटमेंट, ठीक है, आइसोनियाजिड एंड रिमेफिसिन, ठीक है। तो अभी देखो दूसरी बात कि टीबी इंसिडेंस जो इंडिया में है ना, वो काफ़ी कम हो रहा है, लेकिन MDR टीबी और XDR टीबी जो है ना, वो काफ़ी समस्या बना हुआ है, ठीक है। एक तरह से जो पेंडेमिक था ना, पेंडेमिक टाइम में एक तरह से ये समस्या बन के सामने आया, ठीक है। ऐसी भी रिपोर्टें थी कि जो सप्लाई चेन में समस्या आई थी कोविड के टाइम में,
इसके कारण भी जो टीबी का ट्रीटमेंट है वो सही से नहीं चल पाया था लोगों का। ठीक, उसके बाद फिर कि जो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है उसको किस तरह से मतलब उसका इलाज होता है, उसको लेकर इस आर्टिकल में बताया गया है। ठीक है, आप इसे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। फिर बेडाक्विलाइन जो है वो किस प्रकार से इफेक्टिव है, कैसे काम करती है। ठीक है, इसी दवा को लेकर जॉनसन एंड जॉनसन ने पेटेंट की बात की थी ना, पेटेंट को आगे बढ़ाने की बात की थी। तो देखो ये किस प्रकार से प्रभावी है। टिपिकली ये जो है 6 महीने तक लेना होता है। ठीक है, जिसमें पहले 2 महीने में ज़्यादा खुराक लेनी पड़ती है इसकी, और उसके बाद जो 22 वीक तक, 22 सप्ताह तक इसकी कम खुराक लेनी पड़ती है। ठीक, ये पीरियड जो है, जो दूसरे जो रूटीन जो है मतलब प्लूरोमोनरी एमडीआर टीबी है। ठीक है, दिस पीरियड इज शॉर्टर देन अदर ट्रीटमेंट रूटीन्स फॉर पुल्मोनरी एमडीआर टीबी। एमडीआर टीबी के इलाज के लिए दूसरे ट्रीटमेंट जो हैं उसकी तुलना में ये अवधि छोटी है। ठीक है, अब बाकी में क्या होता है, ये 9 से 24 महीनों तक चलता है। ठीक है, चलो तो ये आपने समझ लिया। दूसरी बात देखो, हाँ, अनलाइक सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट, सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट के विपरीत देखो क्या होता है, ये जो होते हैं इंजेक्ट किए जाते हैं और जिसके कई सारे साइड इफेक्ट होते हैं लाइक हियरिंग लॉस। ठीक है, बेडाकुलिन इज अवेलेबल एज टैबलेट्स। बेडाकुलिन क्या है, टैबलेट के रूप में उपलब्ध है, इससे इसका कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होता एंड इज लेस हार्मफुल, और इसका नुकसान भी क्या होता है, कम होता है। हालांकि इट हैज़ पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स ऑन, लेकिन इसके जो अपने आप के प्रभाव हैं। ठीक है, स्टडी टिल 2018 तक जो स्टडी हुआ था उसमें पाया गया कि ये हृदय के लिए टॉक्सिक हो सकता है, खतरनाक हो सकता है, एंड द लीवर, और लीवर के लिए भी खतरनाक हो सकता है। ठीक है, दिस इज पार्ट ऑफ व्हाई इट इज रिकमेंडेड ओनली एज अ ट्रीटमेंट ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। ठीक है, तो उस सब के बारे में चर्चा की गई है, बताया गया है। ठीक है, तो मूल में हमें ये समझना था कि पेटेंट ऑफिस ने इसके जो लाइसेंस है उसको रिन्यू करने को, उसको आगे बढ़ाने को मना कर दिया है। उससे ये होगा कि भारत में स्वास्थ्य की स्थिति में काफ़ी सुधार आएगा। ठीक है, लोग इसे, गरीब लोग भी खरीद पाएंगे, जो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, अफोर्डेबल हो जाएगा। और भारत सरकार जो टीबी को ख़त्म, ट्यूबरकुलोसिस को ख़त्म करना चाहती है 2025 तक, तो उसके हिसाब से भी ये सही से काम करेगा कि 2025 तक ये एलिमिनेटिंग टीबी बाय 2025, 2025 तक टीबी को भारत सरकार के जो ख़त्म करने के प्रयास हैं उसमें ये सहायक सिद्ध होगा। ठीक है, लोगों की पहुंच जो है वो दवाओं तक बढ़ेगी। ठीक है, तो एक तरह से ये ऐसा कदम है जो स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करता है। तो आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। आज हमने कुछ ऐसे टॉपिक्स कवर किए जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं कल नए टॉपिक में, कुछ नई जानकारियों के साथ, कुछ नए मुद्दों के साथ, कुछ नए पॉइंट्स के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए और कहिए नमस्कार। थैंक यू।